वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट वाले हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम 12 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे। देखिए, इससे पहले वाली क्लास तक हमने 28 जनवरी के सारे क्वेश्चन पेपर देख लिए थे। तो हमने 9, 10, 11 तारीख का देखा था, तो उसमें हमारा 12 जनवरी का पेपर जो था वो हमने नहीं करा था क्योंकि उसकी रेस्पॉन्स शीट मेरे को बाद में मिली। तो आज की क्लास में हम 12 जनवरी का जो पेपर है वही जो है यहाँ पर करेंगे और पूरा अच्छे से डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स हैं, 6, 7, 8 की पूरी समरी आपको मिल जाएगी। तो आप उसके रिगार्डिंग मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है नोट्स ले सकते हैं। आपको 120 रुपीज़ जो है पे करने होंगे। साथ में प्रीवियस ईयर 2021-22 ऑल शिफ्ट और 22-23 जो ऑल शिफ्ट हैं वो भी आपको विद आंसर जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको देखने से पहले एक बात और है कि अगर आपके पास 29, 30 जनवरी की रेस्पॉन्स शीट है तो प्लीज़ उसको मेरी मेल आईडी पर भेज दें, या 4 और 6 फरवरी की भी अगर रेस्पॉन्स शीट आपके पास है अपनी तो प्लीज़ उसको मेरी मेल आईडी shilpi ch511@gmail.com पर ज़रूर भेजें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर हैं वो सॉल्व कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट। निम्न में से क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है, ये हमको बताना है। देखिए, जैसे हमने पिछले सेट में देखा था, मॉडिफाइड टीथ जो हाथी होता है, जो एलिफेंट होता है, उसके मॉडिफाइड हो जाते हैं, ऊपर के 2 इंसीजर होते हैं किसमें, टस्क में। सेम ऐसे ही कुछ प्लांट होते हैं जिनके जो तने होते हैं आगे चल के क्या हो जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए, जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अदरक और हल्दी, जिंजर और टर्मरिक। आपने देखा होगा इनका शेप किस तरह का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो फूड मटेरियल होते हैं ना वो अपनी स्टेम में रखते हैं। फूड मटेरियल को कहाँ स्टोर करते हैं? अपनी स्टेम में स्टोर करते हैं, अपने तने में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से तना जो है वो उनका आगे चल के क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। तो आप सब एग्जांपल्स जो है यहाँ पर याद रखेंगे। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, इसमें आलू आ जाएगा, टर्मरिक हो गई हल्दी, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, गन्ना, ये सब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को कहाँ पर, अपनी स्टेम में, जिसकी वजह से जो स्टेम है वो बल्जेज हो जाती है साइज में। बल्जेज जो है वहाँ पर इस तरह से निकल जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा साइज वहाँ पर हो जाता है। हैंस दीज प्लांट आर कैटेगराइज एज ए प्लांट विद मॉडिफाइड स्टेम। इसलिए ये जो पौधे होते हैं, जो प्लांट है, हम इनको किसकी कैटेगरी में डालते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, जो रूपांतरित तने हैं उसकी कैटेगरी में इनको रखते हैं। तो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका खींच सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम ना होकर क्या मॉडिफाइड हो जाती है, उनकी जो रूट है, उनकी जो जड़ है वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो वो भी आप याद रखेंगे। रेडिश, कैरेट, बीट रूट, ये जो रेडिश है, गाजर, मूली है, ये जो बीट रूट है, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को कहाँ, अपनी जड़ों में, अपनी रूट्स में। इसी वजह से जो उनके रूट्स हैं उसमें बल्जेस आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बल्जेस जो हैं उनके बाहर निकल जाते हैं, और इसी वजह से उन्हें ट्यूबरस रूट भी कहते हैं, या फिर मॉडिफाइड रूट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो फूड को अपनी रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं। बाद में वो रूट्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, बल्जेस जो हैं वो उनमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर रूट वाले पूछेगा तो वहाँ पर कैरेट और रेडिश या बीट रूट आपको एग्जाम्पल में देगा, तो वो मॉडिफाइड लीफ के एग्जाम्पल होंगे, सॉरी लीव नहीं, मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल होंगे। किसके होंगे, मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल होंगे। और मॉडिफाइड स्टेम के तो मैंने आपको बता दिए हैं, सारे यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्यूल बर्न विद अ फ्लेम। कौन सा ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं, ये हमको बताना है। देखिए, फ्लेम आपने देखा होगा, कैंडल जो होती है उसमें एक फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये इसी फ्लेम की बात कर रहा है कि कौन से ईंधन होंगे जिनमें ये जो ज्वाला है, ये जो फ्लेम है वो हमें जलती हुई दिखाई देगी। देखिए, जिन ईंधनों में क्या होता है, भाप बनती है, वाष्पीकरण होता है जिन ईंधनों में, वो ईंधनों में जो है आपको ज्वाला देखने को मिलती है। और जिन ईंधनों में, जिन फ्यूल में ये वेपराइजेशन नहीं होता, ये भाप जो है, वेपर नहीं बनती, भाप नहीं बनती, तो उनमें वो फ्लेम के साथ नहीं जलते। तो फ्यूल विच वेपराइज कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो वेपर में, भाप में बदल जाते हैं, जो जलने पर भाप में बदल जाते हैं, तो वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। उसमें एग्जाम्पल पेट्रोल, कैंडल, एलपीजी हो जाएगा। उसके अपोजिट हो जाएगा वो फ्यूल, वो ईंधन जो वेपराइज नहीं होते, जो भाप के साथ नहीं वहाँ पर जलते हैं, तो वो उनमें फ्लेम देखने को, उनमें ज्वाला देखने को नहीं मिलेगी। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला। कोयला जो होता है उसमें फ्लेम हमें, उसमें जो
ज्वाला है वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो कौन से फ्लेम यहाँ पर बंद करेंगे? वे जो वाष्पशील हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। दूज हु आर वॉलेटाइल या फिर वेपराइजेबल और कंटेन वेपराइजेबल सब्सटेंसेज या वॉलेटाइल सब्सटेंसेज, तो वो आपके क्या होंगे? फ्यूल बर्न करेंगे किसके साथ? फ्लेम के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैंने यहीं पर इसको समझा भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। ये तो हर सेट में आएगा 2023 में कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से है, कौन सी वायरस से है, कौन सी प्रोटोजोआ से है। प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये वायरल वाले पूछ रहा है आपसे, विषाणु रोगों का जो युग्म है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो सीधा सा आंसर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3। पोलियो और हेपेटाइटिस ए जो है ये क्या है? ये आपकी वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर संबंधित जो है आपकी डिजीज़ होती है। पोलियो भी याद रखेंगे, ये भी क्या है? वायरस। किससे कॉज होता है? ये भी वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ट्यूबरक्लोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी जो होता है, ये आपको बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया नामक जो है उससे ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके लिए कौन सी वैक्सीन होती है? BCG। कभी कभी पूछ लेता है कि BCG की वैक्सीन किसके लिए होती है, BCG का टीका किसके लिए होता है? तो वो आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हिंदी में 6 रोग भी बोलते हैं, उसके लिए होता है। खसरा वायरस से होता है, ठीक है, इसलिए तभी उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं होती। टाइफाइड जो है ये भी आपका याद रखेंगे किससे होता है? ये आपका जीवाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर कॉलेरा की अगर मैं बात करूँ, हैजा की बात करूँ, तो ये भी आपका किससे होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है। विवियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से जो है ये डिजीज़ आपको होती है। तो यहाँ पर हमसे बैक्टीरिया की ना पूछ के वायरस की पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर है वहाँ से एक क्वेश्चन बना है। देखिए फाइबर, पहले समझ लीजिए मेरी बात, यहाँ पर मैं कह क्या रही हूँ। देखिए जो फाइबर होता है, फाइबर होता है आपका तंतु, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा होता है कच्चा रॉ मटेरियल, जैसे जो हमें शीप से मिलेगी वूल, वो वूल है ना। प्लांट से जैसे जो हम जूट बनाते हैं, तो प्लांट की जो छाल हो गई, वो जो प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट सब्सटेंस वहाँ से हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या है? वो फाइबर है। उस फाइबर को यान में, धागे में कन्वर्ट करा जाता है। किस में कन्वर्ट करा जाता है? यान में कन्वर्ट करा जाता है। और उसके बाद हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फैब्रिक, जो हमारा कपड़ा होता है, जो हमारा फैब्रिक होता है, उसमें हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं, वूल वगैरह जो हम उनसे शीप से काट रहे हैं, या बकरी से जो हमें उसके बाल मिल रहे हैं, वो सब क्या है? वो फाइबर हैं, ठीक है। फाइबर के बाद क्या होता है? उनकी यान जो है उनसे बनाया जाता है, उनसे धागा जो है, आप किसी भी कपड़े को अगर बहुत ही ज़्यादा पतला करके उसको इस तरह से अपनी फिंगरों के बीच में थोड़ा सा उसको दबाएंगे और बहुत देर तक दबाएंगे, तो उसमें आपको यान, जो धागे हैं, छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे। तो फाइबर के बाद क्या कन्वर्जन होता है? यान कन्वर्जन होता है। और जब बहुत सारे यान एक साथ इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो उससे हमारा क्या बन जाता है? हमारा जो फैब्रिक है, हमारा जो कपड़ा है, वो हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। देखिए गिनिंग जो होती है ये हमारी कॉटन में देखने को मिली है। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। गिनिंग जो होती है, सेपरेटिंग ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन शीट, जो कॉटन की सीट्स होती हैं उससे जो हम फाइबर निकाल रहे हैं, वो आपका गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ए का हमारा थर्ड होगा, जो हमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। स्पिनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो स्पिनिंग होगा, ये देखिए मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा? कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट से, एनिमल से मिल रहा है, वो फाइबर है। इस फाइबर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हम इसको यार्न में, तागों में कन्वर्ट करते हैं। और यही जो फाइबर से यार्न हम बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो बी का मिलान किससे होगा? 4 से होगा। इस ऑप्शन में भी बी का मिलान 4 से दे रखा है, तो अभी भी दोनों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। निटिंग, देखिए वीविंग और निटिंग में अंतर होता है। ये देखिए जो निटिंग होती है, ये देखिए यहाँ पर मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। जब मैं एक सिंगल तागे से, एक सिंगल यार्न से क्या करूँगी? फैब्रिक बनाऊंगी, पीस ऑफ फैब्रिक बनाऊंगी, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा निटिंग कहलाता है। तो ये भी याद रखेंगे। और बाकी वीविंग क्या है? अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न। जब मैं 2 या उससे ज़्यादा सेट ऑफ यार्न को एक साथ टुगेदर कर रही हूँ और तब उससे मैं फैब्रिक जो कपड़ा है वो बना रही हूँ, तो वो आपका वीविंग है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये सारे आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओटाई आपसे पूछा जाए, गिनिंग आपसे पूछा जाए, तो याद रखें कपास के बीजों से रेशो को जो अलग करना होता है ये होता है। कताई अगर पूछी जाए, रेशो से धागे बनाना, रेशो से धागे बनाना आपका कताई होता है। और अगर मैं बुनाई की बात करूं
तो यहाँ पर होगा एक धागे से कपड़े का टुकड़ा बनाना, और धागों के दो समुच्चयों के साथ अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो वो आपकी बिनाई है या बिनाई है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ बार मैग्नेट इज कट इक्वली इनटू 3 पार्ट लेंथ वाइज। देखिए जो मैग्नेट होती है, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है किसी ना किसी सेट में और हमने पहले भी करा था। एक बार मैग्नेट है, उसको 3 हिस्सों में काट लिया गया। तो देखिए याद रखेंगे उसकी लेंथ यहाँ पर मैटर करती है, और उसको लेंथ में क्या करा गया, 3 हिस्सों में काटा गया। तो मतलब एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इस तरह से इन्होंने ये किया है कि एक जो बार मैग्नेट है, घन चुंबक है, उसको लंबाई में बराबर 3 भागों में और चौड़ाई में क्या करा है, 9 भागों में उसको काटा गया है। चौड़ाई में ये देखिए 9 भाग इसके करके काट लिए गए होंगे, और लंबाई में उसको 3 है। तो हमें चौड़ाई नहीं देखनी है यहाँ पर, याद रखेंगे लंबाई के आधार पर ही हम जो उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, जो ध्रुवीय शक्ति होती है, वो वहाँ पर बताते हैं। तो उसके बाद पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यू पीसीज, ये जो न्यू 3 पीसीज बने हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी एज कंपेयर टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। ये जो ऊपर ओरिजिनल मैग्नेट है, जो नए टुकड़े की आपने काटे हैं, तो उनकी ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुवीय शक्ति की तुलना में कितनी होगी। तो वो पूरी, तो ये तो इक्वल है, अभी 3 हिस्सों में कट गए हैं, तो यहाँ पर जो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो सीधी सी बात है, वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी किसकी, ओरिजिनल मैग्नेट की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीसेस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। प्रत्येक नए टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि वो उसका तीसरा हिस्सा है, 3 हिस्सों में कटे हैं, तो हर हिस्से को 1/3 मिला, 1/3 मिला। तो ये ओरिजिनल की कितनी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी 1/3 है, 1/3 है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको आपको बहुत ही माइंड में जो है आपको ध्यान रखना होगा। 2 ग्लासेस कंटेन एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। 2 ग्लास है मेरे पास जिनमें क्या है, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर भरा हुआ है, और बोथ हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री। तो इनमें जो पानी स्टोर हुआ है दोनों में, एक तो बराबर पानी है और साथ में पानी जो है ग्लास में उसका तापमान क्या है, 35 डिग्री है। बोथ दीज ग्लासेस आर एम्प्टीड इनटू अ लार्जर जार। उसके बाद क्या करा, जो सारा पानी है इन दोनों का क्या करा, किसमें निकाल कर बड़े जार में जो है डाल दिया गया, इसका पानी भी और इसका पानी भी। ठीक है, यही यहाँ पर बोल रहा है, दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया। स्थानांतरण, व्हाट वुड से अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ जार इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफर। आप गिलास तो खाली कर लिए गए, स्थानांतरण के तुरंत बाद जब आप जार में जल का तापमान के विषय में आप क्या कहेंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए टेम्परेचर अभी भी स्थिर ही रहेगा। आपने टेम्परेचर 35 डिग्री है, आपने इसका पानी इसमें डाला, इसमें डाला, किसी में भी डाल लीजिए, टेम्परेचर अब भी 35 डिग्री ही रहेगा। तो याद रखेंगे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, ये अभी भी 35 डिग्री ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हिंदी में मिस हो रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर बोल भी दिया कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है ट्रांसफर के समय। जब टेम्परेचर स्थानांतरण के समय अगर टेम्परेचर स्थिर है तो सीधी सी बात है स्थानांतरण के समय के बाद भी जो टेम्परेचर है वो आपका स्थिर ही रहेगा, और वो कितना रहेगा, वो 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और आपको ये भी पता है जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ये भी बात मैंने आपको पहले भी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द ऑर्डर। तो हमें यहाँ पर ये जो अनुच्छेद दिया है उसको पढ़ना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी पूर्ति यहाँ पर करनी है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप इन इंडिया, भारत में फसलों की विविधता है, अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, फसलों के 2 बड़े प्रतिमान ज्ञात हो सकते हैं। 2 तरह की फसलें बेसिकली यहाँ पर बात करें, एक खरीफ की फसल होती है और एक रबी की फसल होती है। द क्रॉप विच आर सोन अराउंड जून एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड डैश क्रॉप। भारत में वे फसलें जो जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान काटी जाती हैं, तो वो कौन सी फसलें होती हैं, वो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो खरीफ की फसलें होती हैं वो जून जुलाई जहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय उनको क्या कराया जाता है, बोया जाता है, और उनको जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, वो उनकी सितंबर और अक्टूबर के समय में हो जाती है। और यही फसलें आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, समर की फसलें होती हैं, जिसमें आपकी बेसिकली क्या जाता है, पैडी, मेज़ और आपका जो राइस होता है वो हमें
हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि जो वीट और मस्टर्ड है, जो गेहूँ और सरसों है, ये आपकी रबी की फसल होती हैं। किसकी फसल होती हैं? विंटर की फसल होती हैं, जो आपकी अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल के टाइम में क्या होता है, अप्रैल मई के टाइम में क्या होता है, इनको वहाँ पर हार्वेस्ट करा जाता है, काटा जाता है। तो वो रबी की फसल होती है जिसमें वीट और मस्टर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये खरीफ के साथ सही मैचिंग नहीं है। इट मीन्स ये जो है यहाँ पर सही मैचिंग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है खरीफ की फसलों की और उसके दो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर बताने थे। तो दो जो उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो आपका भुट्टा मेज़ हो जाएगा और साथ में आपका जो सोयाबीन है वो भी याद रखेंगे आपकी किसकी फसल होती है, वो आपकी खरीफ की ही फसल होती है। और अगर आपसे वीट और मस्टर्ड पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे वो आपकी रबी की फसल होती हैं। विंटर की जो फसल है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत से सेटों में हमने ये क्वेश्चन करा है। देखिए, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान किसी जगह का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक का दे रखा है, ठीक है। और उसी के आधार पर हमें बताना है, डेटा के आधार पर, कि यहाँ पर किस सिटी की जो है यहाँ पर बात हो रही है, किस शहर की जो है यहाँ पर बात हो रही है। जहाँ पर जनवरी में भी टेम्परेचर देखिए मिनिमम टेम्परेचर कितना है जनवरी में, 23 डिग्री के आसपास जो है मिनिमम टेम्परेचर। और मैंने आपको पीछे भी समझाया है, जब भी जनवरी के टाइम में भी 23-24 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, याद रखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, साउथ रीजन की। साउथ रीजन में जो है ये टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है जनवरी फरवरी में भी। वहाँ बहुत ठंडी पड़ती, वहाँ कभी ठंड नहीं होती। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20-30 और 35 से हद इतना ही जो है इसी के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जनवरी के समय में भी कितना रहेगा, 23 डिग्री के आसपास रहेगा। तो हमें साउथ की जो सिटी है उसको सेलेक्ट करना है। बीकानेर जो हो गई ये राजस्थान की हो गई, ये नॉर्थ में आ जाएगी। शिमला भी ऊपर की तरफ हो जाएगी, न्यू दिल्ली भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर जो साउथ की सिटी है किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कन्याकुमारी की जो है बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही होगा। वहाँ पर जनवरी के समय मिनिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर इस बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कथन को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो सही विकल्प है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर, बिल्कुल गलत है। हम बार बार पढ़ते हैं कि सोडियम का भंडारण जो होता है वो जल में नहीं होता, वो हम कैरोसिन के तेल में जो है उसका भंडारण करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है, सोडियम क्या है, मेटल है, धातु है, और वो पानी और हवा के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाता है। इसकी वजह से हम उसे कैरोसिन के तेल में स्टोर कर कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो असर्शन है, अभिकथन है, वो तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और जब मैं देखती हूँ ए गलत, वो मुझे एकमात्र किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, 4th ऑप्शन में देखने को मिलता है। इट मीन्स यही मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन, बिल्कुल सोडियम जो होता है तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, पानी के साथ भी कर लेता है। इसी वजह से हम उसे कैरोसिन में रखते हैं। अगर इसकी जगह वाटर की जगह यहाँ पर कैरोसिन होता, तब यहाँ पर असर्शन और उसके पीछे का रीज़न जो है वो भी सही हो जाता और उस केस में ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर असर्शन जो अभिकथन है वो गलत दिया है और लेकिन जो कारण है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन टेबल, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार बन चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, लकड़ी का एक गुटका मेज पर विराम अवस्था में है, तो निम्न में से कौन सा बल उस पर कार्य कर रहा है। अगर ऑप्शन में ये फोर्स के नाम ना दें तो आप याद रखेंगे देयर इज पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है कि उस पर क्या है, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स जो है वो उस पर काम कर रही है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होती है वो वहाँ पर 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हमसे वो तो दिया नहीं पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स वाला ऑप्शन, तो अब हमें देखना होगा यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है। देखिए ये टेबल है, देखिए जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर रखा है। तो ब्लॉक पे सीधी सी बात है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर 100% जो है वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ये देखिए टेबल भी क्या कर रही है, उसको रोक रही है ना, रोक कर रख रही है। इट मीन्स एक नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी वहाँ पर काम कर रही है। तो वहाँ पर एक बैलेंस फोर्स हो गई है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स वहाँ पर काम कर रही है, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का यहाँ पर हमको चयन करना है। असर्शन, अभिकथन क्वेश्चन में क्या दिया है, कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं उनकी तुलना में बाघ जैसे मांसाहारियों की कहीं लंबी छोटी आंत होती है। ये पीछे भी हमने किसी पेपर में करा था, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाती हूँ उसके पीछे का। देखिए जो लॉन्ग स्मॉल
इंटेस्टाइन है, ये जो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उन एनिमल में देखने को मिलती है जो आपके क्या होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। जो एनिमल प्लांट्स वगैरह को खाती हैं, प्लांट के अंदर क्या होता है, सेलुलोज जो है वो देखने को मिलता है, और इस सेलुलोज को पचाने में बहुत टाइम लग जाता है, और इसके ब्रेकडाउन की वजह से ही जो एनिमल हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वो बहुत लॉन्गर होती है, क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, कार्निवोरस में ये लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को नहीं मिलती, ये हर्बीवोरस में देखने को मिलती है। तो ये अभिकथन यहाँ पर हो गया गलत। इसके पीछे का रीज़न क्या दिया है, चलिए हम रीज़न देख लेते हैं। अभिकथन तो गलत है, क्या रीज़न सही है? मीट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देन सेलुलोज, ये भी बात यहाँ पर गलत लिखी है। मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू सेलुलोज, सेलुलोज को पचाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है, इसके ब्रेकडाउन में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो आपके शाकाहारी होती हैं। तो यहाँ पर रीज़न और असर्शन दोनों ही गलत हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है, सही कथन है, वो हमें बताना था। एसिड आर बिटर इन टेस्ट, ये बिल्कुल गलत है। अम्ल जो है स्वाद में कड़वे नहीं होते, वो तो क्या होते हैं, वो आपके खट्टे होते हैं। तो ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर गलत। एसिड हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, बिल्कुल ये बात ही यहाँ पर सही होगी। अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा पीएच मान किसका होता है, वो आपके क्षारकों का होता है, जो बेस होते हैं उनका होता है। एसिड जो है लाल को नीला कर देता है, बहुत बार बताया है। जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, ना कि लाल को नीला। ये बेस करते हैं, क्षार करते हैं, इस वजह से थर्ड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं करता। एसिड गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विद टर्मरिक, आपको पता है जो हल्दी होती है उसके साथ जब एसिड लाती हैं तो वहाँ पर उसका कलर चेंज नहीं होता, वो यहाँ पर येलो ही रहती है। तो वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। वहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर है ये हमें किसके साथ देखने को मिलता है, टर्मरिक में, बेस के साथ, जो क्षार होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो आपकी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। वही फिर से अनुच्छेद को पढ़ना है और इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा यहाँ पर फिट होगा। डैश इज अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो जो हमारी बोन्स हैं उनको मजबूत बनाने के लिए और हमारे जो दांत हैं उनको मजबूत बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हम टीवी में एड्स वगैरह भी देखते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कैल्शियम की। तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा सा हमें यहाँ पर दिख गया, क्योंकि इसी ऑप्शन में कैल्शियम दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ़ वी आर एट इन इंक्रीज ऑफ रिस्क इफ वी डू नॉट गेट इनफ ऑफ इट, हम एक बढ़ते हुए जोखिम की ओर जाते हैं यदि हमें इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है। तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो इसकी कमी हमारे अंदर हो जाएगी अगर हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। अस्थि सुषिरता की जो है वो कमी देखने को मिलती है। डैश इज रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल, इस खनिज का एक जो समृद्ध स्रोत है वो क्या है, वो आपके हैं डेयरी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और ये 2021-22 में भी बहुत बार बना था, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी बना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, निम्न में से कौन सी स्थिति सतह के जल के वाष्पन की दर में वृद्धि करेगी। आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जैसे इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बनना। अब आप क्या करते हैं, कपड़े अगर सुखड़ कर सुखाते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी से सूखते नहीं है क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं हो पाते। लेकिन कपड़ों को फैला फैला कर अगर आप सुखाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, पानी उनमें से निकल जाता है भाप बन के इवेपोरेट होके। तो हमने क्या करा, कपड़ों का एरिया बढ़ा दिया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर मैं सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हूँ तो उस केस में भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, डिक्रीज की बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। डिक्रीज इन सरफेस एरिया नहीं, अगर हम पत्ती के सरफेस एरिया को अगर वो बढ़ा हुआ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो पत्तियों में से होगा, पानी जो निकलना होगा वो जल्दी वहाँ पर निकल जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर गलत। सेम ऐसे ही डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, तापमान की कमी से हम वाष्पन की दर नहीं बढ़ा सकते, तापमान की वृद्धि से। अगर देखिए गर्मी ज़्यादा होती है तो कपड़े आपने देखा होगा जल्दी से सूख जाते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाएगा, चाहे पौधों में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो तापमान की कमी नहीं, तापमान की वृद्धि से जो वाष्पन की दर है वो उसमें वृद्धि आती है। बाकी इंक्रीज इन विंड स्पीड, यही कंडीशन यहाँ पर सही हो जाएगी। अगर मैं वायु की गति बढ़ा दूँ, अगर हवा तेज़ तेज़ चल रही होती है, उस केस में भी जो कपड़े हैं या जो प्लांट में से
वाष्पोत्सर्जन होना है, ट्रांसपिरेशन होता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा बढ़ने से क्या होता है, जो इवेपोरेशन है, जो वाष्पन की दर है, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर सही है, बाकी सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, देखिए आर्द्रता जो हमें जून जुलाई में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा जो पसीना होता है, बॉडी में जो स्वेट होता है, वो भी नहीं सूखता। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से नहीं, ह्यूमिडिटी घटी हुई होगी तो जल्दी सूखा सूखा महसूस होगा और इवेपोरेशन जो वाष्पन की दर है वो बढ़ जाएगी। अब जब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा, नमी बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन की दर वहाँ पर बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहे हैं नेगेटिव है। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर हवा तेज़ चल रही होती है, अगर जैसे आपको पसीना भी आ रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, अगर हवा तेज़ चल रही होती है, आपकी स्वेटिंग जो है वो गायब हो जाती है। इट मीन्स इवेपोरेशन की जो रेट है, वाष्पन की जो दर है, वो वहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बहुत ईजी है। फिजिकल और केमिकल चेंज से, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से हर सेट में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और हमने इतनी बार इन क्वेश्चनों को कर लिया है कि अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही कथन जो है पहचानना है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, बिल्कुल सही बात है। लोहे का जो संक्षारण होता है वो एक रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन है, उसको बदला नहीं जा सकता। एक बार जंग लग गया तो जंग से क्या फिर से जो लोहा आयरन है वो बना सकते हैं ओरिजिनल, नहीं बना सकते। तो ये बात सही है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल, देखिए बर्फ का पिघलना एक रासायनिक नहीं, वो कैसा चेंज होता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। वहाँ पर क्या होता है, वो मेल्ट होगी और फिर से अगर आप उसको फ्रीज करेंगे वो फिर से जम जाएगी। तो वो एक फिजिकल चेंज है। अगर इसकी जगह अभी यहाँ पर फिजिकल लिखा होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। फिजिकल भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है, उत्क्रमणीय भी होता है, उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल परिवर्तन होता है। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें सिर्फ अवस्था बदलती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, आइस जो है मेल्ट हो गई, लिक्विड में बदल गई, तो वहाँ पर उसकी स्टेट बदली। जब खाली स्टेट बदलती है, कलर बदलता है, हम पीसीज में कट कर देते हैं किसी सब्सटेंस को, तो वो आपका फिजिकल चेंज होता है, जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, लेकिन हमने क्या करा, उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया। तो बी यहाँ पर गलत होगा, और जब बी गलत होगा ए हमारा सही है। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन तो यहाँ से हो गए बाहर। ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीसेस, कांच के टुकड़े को कई टुकड़ों में तोड़ना एक भौतिक और इरिवर्सिबल चेंज है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कांच है, कांच को मैंने क्या करा, बहुत छोटे 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 पीसीज में कर दिया, क्या मैं उससे फिर से वो वाला कांच दोबारा बना सकती हूँ, नहीं। तो याद रखेंगे जो कांच को तोड़ना है वो है तो भौतिक परिवर्तन, हमने सिंपल क्या करा, उसकी कुछ अवस्था वहाँ पर बदल दी, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वो अनुक्रमणीय है, उसको हम वापस फिर से ग्लास नहीं बना सकते। तो ए और सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। इट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, बहुत इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा घुमाकर फिर से वही चीज़ें पूछी गई है। अ लेमन व्हेन ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज ग्लास कंटेनर कंटेनिंग ऑर्डिनरी टैप वाटर, एक कंटेनर है जिसमें टैप वाटर है, जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वो उसके अंदर है। जब मैंने इसमें लेमन डाला तो क्या हुआ, लेमन जो है वो सिंक कर गया, वो डूब गया। लेकिन जब मैंने क्या करा, अच्छा बस इतनी बोला है इन्होंने, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग द लेमन फ्लोट। अभी क्या हो रहा है, जो नॉर्मल टैप वाटर था उसमें जब मैं लेमन को, नींबू को डाल रही हूँ तो वो डूब जा रहा है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो नींबू है वो पानी में डूबे ना, वो उसमें तैरने लगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर बतानी है। पानी में ज़्यादा डाल दूँ कंटेनर में तो क्या ऐसा होगा, नहीं। देखिए पानी डालने से कुछ नहीं होगा, जब एक नॉर्मल पानी उसमें डला हुआ है उसमें भी वो सिंक करे जा रहा है, तो अगर आप पानी बढ़ा भी देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। तो ये तो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ही गलत दे रखी है। एडिंग सॉल्ट टू वाटर इन द कंटेनर, ये बिल्कुल सही है। पात्र में जल में लवण डालना, देखिए जब मैं वाटर में, जो मेरा नॉर्मल टैप वाटर था उसमें मैं सॉल्ट डालना, लवण डालना शुरू कर दूंगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी जो घनत्व है, क्योंकि सॉल्ट डालने से क्या होगा, पानी का जो मास है, जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। जब द्रव्यमान, जब मास बढ़ गया तो सीधी सी बात है डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस केस में अब क्या होगा, जो वाटर है, जब सॉल्ट मैं उसमें डाल रही हूँ तो उसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर बढ़ गई, उसका घनत्व जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। और जब घनत्व पानी का ज़्यादा हो जाएगा और लेमन का घनत्व यहाँ पर कम रह जाएगा तो लेमन जो है पानी में डूबेगा नहीं, वो पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन जो है इसको फ्लोट कराने में मदद करेगी, तो वो ओनली बी होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, और ये क्वेश्चन 2011 से ही बनता चला आ रहा है, 2000 हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन बार बार बना है, तो ये क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत हुई होगी। डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड हर इमेज इज 13 मीटर। देखिए याद रखेंगे ये प्लेन मिरर होता है, यहाँ ये व्यक्ति है
और ये व्यक्ति के पीछे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। एक बात आपको जो है हमेशा याद रखनी है कि जो पर्सन होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर है तो जो उसकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो भी उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर की दूरी पर है तो इसके पीछे जो इसकी इमेज बनेगी, याद रखेंगे, वो भी 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। अब क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि पर्सन, ये पर्सन है और ये इसकी इमेज बन रही है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 13 मीटर दे रखा है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ दिया है 13 मीटर। ये पर्सन है, ये इमेज है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्वेश्चन में दिया है 13 मीटर। इट मीन्स अब मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया, ये 6.5 मीटर की दूरी पर था जो मेरा पर्सन था, और इसी वजह से जो उसकी इमेज बनी मिरर के पीछे वो भी 6.5 मीटर की दूरी पर ही बनी होगी। तभी इन दोनों का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 13 मीटर बैठेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, शी मूव्स। अब ये जो पर्सन है, ये लड़की है, शी मूव्स टूवर्ड 3 मीटर क्लोजर टू द मिरर। यहाँ पर ये जो लड़की होती है दर्पण की ओर 3 मीटर आगे बढ़ जाती है। अब ये यहाँ पर बढ़ गई, ये यहाँ आ गई। 3 मीटर आगे बढ़ने पर ये कितना रह जाएगा, ये 3.5 मीटर ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन हर इमेज एंड ही हर नाउ इज। उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की अब दूरी कितनी है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये 3.5 मीटर है मिरर से, तो सीधी सी बात है उसके पीछे जो इमेज बनेगी वो भी अब कहाँ बनेगी, 3.5 मीटर की दूरी पर बनेगी। और इन दोनों का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। दोनों को मैं ऐड करूँगी तो अब जहाँ वो 3 मीटर आगे बढ़ गई थी तो उसकी जो इमेज बनी होगी वो भी 3 मीटर इधर की तरफ को खिसक गई होगी। तो अब उसकी और उसकी इमेज के बीच की जो दूरी है वो 7 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, यहाँ पर फिर से कथन को पढ़ना है, सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। असर्शन, अभी कथन क्या दिया है, अ कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, मेटल है। और हम मेटल के बारे में, धातु के बारे में हम जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, भौतिक जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चाहे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असर्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। उसके पीछे का रीज़न क्या दिया है कि ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल गलत है। उष्मा के जो सभी सुचालक होते हैं वो विद्युत के भी सुचालक होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अगर मैं माइका की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं बोल रही हूँ ना, माइका वाला, ये बनेगा पक्का। ये जो माइका होता है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। माइका देख लीजिए, डायमंड देख लीजिए, डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा इसके पीछे ये रीज़न हो, तो ये रीज़न यहाँ पर गलत है, लेकिन जो अभी कथन दिया है वो सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सत्य है किंतु आर जो है वो हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, रीड द, फिर से वही पैराग्राफ है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बहुत ईजी है, बहुत बार मैंने पीछे भी आपको समझा दिया और अब इसको करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, देखिए जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, वो आपका स्पर्म होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, वो आपका ओवम होता है। तो इन दोनों के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसके रिजल्ट में क्या बनता है, इसके रिजल्ट में बनता है जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा था, मेल गैमेट क्या हो जाएगा, वो आपका स्पर्म हो जाएगा। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिनमें स्पर्म है, तो ये और ये हो गया। फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, जो मादा युग्मक है वो क्या होता है, वो ओवम हो जाएगा। और इनके रिजल्ट से क्या बनता है, वो बनता है आपका क्या, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और बाद में ये जो जाइगोट होता है फीमेल के फिलोपाइन ट्यूब से होते हुए उसके गर्भाशय तक जाता है, यूट्रस तक जाते हैं, और वहाँ पर चिपक कर ये आगे बढ़ता चला जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में, एम्ब्रियो में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दिस सेल बिगन टू डेवलप इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डैश। कोशिकाएं जो होती हैं शरीर के ऊतकों और आगे जाके अंगों में विकसित होना प्रारंभ हो जाती हैं, और यही जो विकसित होती संरचना है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो हमारा एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कंटेंट का है, इसके बाद हम पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। जैव मंडल नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। जैसे हम जब जीएस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो क्या है, वो आपका रन ऑफ कच्छ है ना, गुजरात में जो है। तो ये पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित कर दिए जाते हैं। दे हैव नो फिक्स बाउंड्री, देखिए फिक्स बाउंड्री है। रन ऑफ कच्छ को क्या घोषित कर दिया है, वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है, जैव मंडल नियम घोषित कर दिया है, तो वो क्या है, उसकी एक फिक्स बाउंड्री है। तो इसी वजह से यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसकी कोई निश्चित जो है परिधि या सीमा नहीं होती, इसकी होती है। दीज आर एरियाज नो टूरिस्ट इज परमिटेड, इन एरियाज में कोई टूरिस्ट परमिटेड नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही होती है। These areas are aimed to कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन क्षेत्रों का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। जो अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं उनको अगर हमें संरक्षित करना है, वो खतरे में हैं, लोग उनको हंटिंग कर सकते हैं, उनकी पोचिंग कर सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करे जाते हैं। और वहाँ पर मनुष्य को, टूरिस्ट को जाने की परमिशन नहीं होती। और वो किस लिए होते हैं, जैव विविधता को, जो अलग अलग जैव हैं जो पाए जा रहे हैं, स्पीसीज वहाँ पर हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए ये एरिया होता है। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ये बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, ये बात भी सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, फर्स्ट यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 हो गया हमारा आंसर। एनसीईआरटी साइंस के नोट्स बाइलिंगुअल चाहिए, प्रीवियस ईयर 2021-22, 22-23 सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 120 रुपीज़ UPI ID या गूगल पे ID के थ्रू आप मेल ID पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मेल कर सकते, वो मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स और प्रीवियस ईयर। तो चलिए अब हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन क्लास 6। कक्षा 6 में बल के संप्रत्यय प्रस्तुत करने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त योजना है। मैंने बहुत बार बताया, जब भी हमें कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है या उसको कोई भी तथ्य हमें वहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले हम वहाँ पर बच्चों से क्या कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो डिफाइन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ये नहीं कराना है इन सब में, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर एक्टिव होता है और हमें सबसे पहले बच्चे को एक्टिव करना होगा। उसके वर्तमान ज्ञान से जो उसे नहीं पता है वहाँ तक लेके जाना होगा। जो उसे फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जो वो पहले से ही जानता है और उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट तक लेकर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। एंगेज स्टूडेंट्स इन वेरियस पुश एंड पुल एक्टिविटीज़, क्योंकि फोर्स क्या है, बल क्या है, पुश और अ पुल, यही तो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम कराएंगे और उसमें फिर टीचर समझाएगा कि आपको धक्का लगाना पड़ रहा है, आपको खींचना पड़ रहा है। तो ये जो आपकी एनर्जी जा रही है, ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या है, ये फोर्स है, ये बल है। विद्यार्थियों को विभिन्न धक्का और खींच क्रियाकलापों में व्यस्त रखिए। तो ये यहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। ऑप्शन 4 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉल्सिफेबिलिटी इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया दैट सेपरेट साइंस फ्रॉम सूडो साइंस। देखिए साइंस में क्या होता है, चीज़ों की टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ों का पहचानना होता है, जो असत्यता है, यही तो होती है साइंस और सूडो साइंस को जो अलग करती है। अब आप कहेंगे सूडो साइंस क्या है मैम। देखिए जो सूडो साइंस होती है उसमें कुछ बिलीव्स, थ्योरी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करी जाती हैं, लेकिन उनका कोई बेसिक साइंटिफिक फैक्ट जो है वहाँ पर नहीं होता। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो कुंडली वगैरह देखते हैं। तो इन सब में क्या होता है, ये कुछ थ्योरीज या कुछ बिलीव्स या कुछ प्रैक्टिस हैं जो आपको बताई जाती है, जो कही भी जाती हैं कि साइंटिफिक हैं, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक फैक्ट, उनका कोई तथ्य नहीं है, उनको कोई जांचा नहीं जा सकता। और जबकि साइंस में क्या होता है, हर चीज़ को क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि वो गलत है या सही है। तो ये जो फॉल्सिफेबिलिटी होती है, यही क्या करती है, एक अल्टीमेट क्राइटेरिया है जो साइंस और सूडो साइंस को उससे अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट समराइज द एसेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन के तत्व का सार है, ये हमको बताना है। कि विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से अलग करने के लिए असत्यता जो है वो उसकी अंतिम कसौटी होती है। क्योंकि साइंस में जो होता है हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जबकि सूडो साइंस में क्या होता है,
थ्योरीज और बिलीव एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, उनके पीछे उनका कोई बेसिक साइंटिफिक फैक्ट जो है वहाँ पर नहीं होता। तो इसका जो सार होगा जो यहाँ पर दिख रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, साइंटिफिक थ्योरीज कैन बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। कहने का मतलब ये है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनकी जो असत्यता है उसकी जाँच की जा सकती है, और यही जो चीज़ है विज्ञान को कृत्रिम विज्ञान से क्या करता है, वो अलग करता है, क्योंकि जो असत्यता है वही यहाँ पर क्या है, अंतिम कसौटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व बाय द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ इन अ टीचिंग ऑफ साइंस। देखिए, शिक्षण में प्रयोगशाला के क्रियाकलाप कौन से अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ये हमको बताना है। जो हम बच्चों से लेबोरेटरी वर्क कराते हैं वो बेसिकली उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ये हमको बताना है। दे मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंजॉयबल। देखिए, हम इसलिए लेबोरेटरी लेकर जा रहे हैं कि बच्चे वहाँ पर एंजॉय करें, नहीं, विज्ञान का ये उद्देश्य थोड़ी है लेबोरेटरी लेके जाने का। दे हाई मार्क्स स्कोर करें, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उच्च अंक प्राप्त करना और चिंता दूर करना। दे हेल्प द स्टूडेंट इन लिंकिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल वर्क। बिल्कुल, जो थ्योरी में वो देख रहे हैं, जैसे टीचर जब वो पढ़ते हैं प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि फूड में प्रोटीन है या नहीं है, फूड में स्टार्च है नहीं है, उसमें आयोडीन डालते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको जब प्रैक्टिकल वर्क के साथ कराना ही, उसको लिंक करना ही लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होता है। ये विद्यार्थियों की सैद्धांतिक संप्रत्तियों की प्रयोगशाला कार्य से संबंध बनाने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन करें इसलिए हम लेबोरेटरी लेकर जाते हैं, नहीं तो साफ साफ दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे बने हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बने, सिंपल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, एक दो को छोड़कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ साइंटिफिक थ्योरी इज करेक्ट। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, बहुत बार मैंने बताया थ्योरीज क्या हैं, जो आपने देखा अपने नेचर में आसपास उसको आप जब एज इट इज़ एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, वो आपका साइंटिफिक थ्योरी है। और इनमें परिवर्तन होते हैं, इनको चेंज किया जाता है। जब ये टेस्ट होती हैं, बार बार इनको टेस्ट किया जाता है, तो वो वहाँ पर जाकर क्या बन जाती हैं, फिर ये साइंटिफिक थ्योरीज बाद में क्या बन जाती हैं, ये लॉज बन जाते हैं। और ये लॉज जो हैं वो आसानी से चेंज नहीं होते। तो यही साइंटिफिक थ्योरी और लॉ का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही जो है वो हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में सही है। इट इज़ इनफॉर्मल एंड एविडेंस बेस्ड गैस। देखिए, इसमें गैस नहीं करते हम, जो हम रियलिटी में देख रहे हैं उसी को वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका। तो गैस जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया यहाँ से बाहर। इट इज़ अ रिलेटिवली स्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। बिल्कुल, यह किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्यान है। तो थ्योरी में क्या करते हैं, जो हमने देखा, जो हमने फिनोमिना घटित होते हुए देखा, उसकी जब हम व्याख्यान कर रहे हैं, उसका एक स्टेबल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, तो वही हमारी साइंटिफिक थ्योरी होती है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है और यही स्टेटमेंट यहाँ पर इससे रिलेट करेगा। बाकी देखिए, इट इज़ अ स्टेटमेंट हैज़ बीन फर्मली एस्टैब्लिश बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, पुनः बार बार अवलोकन कर रहे हैं चीज़ों का, क्या वो थ्योरी है, नहीं, है ना, बहुत बार भी समझाया है। थ्योरी क्या है, जो आपने देखा उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर वे में, वो है आपकी थ्योरी। यह एक आरंभिक विचार है, ये विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो घटना घटित होती है उसकी व्याख्यान की जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, वो थ्योरी होता है। तो ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, और ये क्वेश्चन तो हर सेट में बना है, पीछे भी हम सेटों में सारे शिफ्टों में हमने ये क्वेश्चन देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होता है। मैंने आपको बताया भी है बहुत अच्छे से कि निर्भर परिवर्ती क्या होता है और जो आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल है, नियंत्रित परिवर्ती जो होता है वो चर, नियंत्रित चर क्या होता है। देखिए, जो निर्भर चर होता है जिस पर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो पूरी घटना के दौरान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब टीचर क्या कर रही है, wanted her student to investigate the effect of temperature, कि टेम्परेचर का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ये तो एक इन्वेस्टिगेशन करनी है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का प्रभाव ऑन द टाइम टेकन बाय द गिवन अमाउंट ऑफ शुगर टू डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, ये शुगर, जो अमाउंट ऑफ
शुगर है जो पानी में डिज़ोल्व हो रही है, इस पर टेस्ट हो रहा है, तो यही यहाँ पर क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये आपको याद रखना है कि कितने समय में जो शुगर है पानी में वो घुल पा रही है, इसका हम टेस्ट कर रहे हैं और इसमें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उस पर रखकर उसको कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर चेंज करेंगे हम, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि शुगर जो है वो कितने टाइम में पानी में जो है वो डिज़ोल्व होगी। तो एक्सपेरिमेंट किस पर हो रहा है, शुगर पर, और किसको देखकर हम कर रहे हैं, टेम्परेचर को, वो हम आगे पीछे करेंगे, चेंज करेंगे। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर टेम्परेचर भी नहीं है, ठीक है। शी गाइडेड देम टू सेटअप एन एक्सपेरिमेंट, तो उसी के रिगार्डिंग उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए दिया। ऑन वेरिंग दिस फैक्ट बाय कीपिंग द अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट अक्रॉस द सिचुएशन, तो जो और अदर फैक्टर हैं वो वहाँ पर टीचर ने बोला कि उनको कांस्टेंट कर दिया जाए, उनमें कोई परिवर्तन जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि टेम्परेचर के द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर ही यहाँ पर मुख्य है और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर कांस्टेंट जो हैं वो कर दी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा वो हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, टाइम टेकन बाय द शुगर टू डिजॉल्व वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल आपसे ये क्वेश्चनों में डिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल ही पूछेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, किस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, शुगर पर हो रहा है। तो टाइम टेकन बाय द शुगर टू डिजॉल्व इन वाटर, यही क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चीनी को घुलने के लिए लिया गया समय क्या है, एक निर्भर परिवर्ती है जो जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, और उस पर हम किस द्वारा टेस्ट कर रहे हैं, तापमान के प्रभाव को हम वहाँ पर देख रहे हैं कि उस पर उससे क्या हो रहा है, कितने समय में वो जो चीनी है पानी में घुल पा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड असेसमेंट आइटम फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, निम्न में से खुला अंत आकलन पद जो है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। और ओपन एंडेड में मैंने हमेशा बताया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कर दिया जाए, वो हमेशा ओपन एंडेड खुले सिरे की तरफ इशारा करते हैं। शुरू के 3 ऑप्शन में डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये कहीं से भी कहीं तक ओपन एंडेड की तरफ इशारा नहीं करते, यहाँ पर हमें व्याख्यान करनी है, और व्याख्यान जो है वो ओपन एंडेड नहीं होती। तो ऑप्शन के जो शुरू के 3 हैं वो बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही होगा। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ह्यूमन आई डिड नॉट हैव बाइनोकुलर विजन, क्या होता यदि, जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वो हमेशा खुले अंत ओपन एंडेड असेसमेंट की तरफ ही इशारा करती हैं, मानव नेत्र में द्विनेत्री दृष्टि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 तरह के विजन होते हैं, एक होता है बाइनोकुलर और एक होता है आपका मोनोकुलर। ये जो मोनोकुलर विजन होता है इसमें क्या होता है, दोनों आँखें अलग अलग इमेज बनाती हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट को 2 बार मतलब एक बार में दोनों आँखें अलग अलग देख सकती हैं, वो है मोनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन जो हमारी आँखों में होता है उसमें इमेज तो दोनों आँखों से बनी बट वो एक ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 2 वस्तुएं देख पा रहे हैं, मतलब आपने जो देखा इमेज दोनों आँखों में बनी, लेकिन फिर क्या होता है वो फोकस होकर एक जो है सीन एज वन, वो वन जो है वो हमें दिखाई देती है, ये होता है बाइनोकुलर विजन। और मोनोकुलर विजन में क्या होता है, दोनों आंखें अपना अलग अलग देखती हैं, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों की जो इमेज बनेंगी वो दोनों आंखों में तो बनी और वो एक सीन एज अ वन नहीं होगा, दोनों अलग अलग जो है वो देखेंगी, वो मोनोकुलर विजन है। और ये जो बाइनोकुलर विजन होता है इसमें जो आंखें होती हैं वो इन फ्रंट ऑफ द हेड होती हैं, जैसे हमारे हेड के इन फ्रंट में जो है आंखें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मोनोकुलर विजन होता है, जैसे बहुत से जो एनिमल होते हैं जो हर्बीवोरस हैं, जैसे आपकी काऊ हो गया, ये हो गया रैबिट हो गया, इन सब में क्या होता है ना, जो आंखें होती हैं उनके हेड के साइड में देखने को मिलती हैं। आप काऊ के देखेंगे उसके फ्रंट में आंखें नहीं है, जैसे हमारी फ्रंट में है, उनकी आंखें जो होती हैं उनकी हेड की साइड में होती हैं। तो वो इमेज वहाँ पर क्या होती हैं, दोनों आंखें अलग अलग, मतलब एक बार में 2 देख पाएंगी। लेकिन बाइनोकुलर विजन में इमेज तो 2 बननी है लेकिन वो दिखती कैसे है, वो एक ही दिखती है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है बाइनोकुलर और मोनोकुलर विजन में। एनिमल डियर, जो डियर होता है ना उसको लेकर पूछा जा सकता है आपसे, जो हिरन होता है तो उसमें मोनोकुलर विजन होता है, उसकी हेड की साइड में आंखें होती हैं। जब भी हेड की साइड में आंखें होंगी तो वो मोनोकुलर विजन है, और जब फ्रंट में आंखें होंगी तो बाइनोकुलर विजन होता है। और उसमें इमेज तो 2 बन रही हैं लेकिन वो सीन कैसे हो रही है, एज अ वन जो है वो वहाँ पर सीन होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पक्का 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अ टीचर इन
वन ऑफ हिज इनिशियल क्लास ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्रॉ इट एंड कंपेयर इट विद सोलर सिस्टम। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं और उसको समझाने के लिए हम किसी और टॉपिक का या किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो मेथड क्या होता है, वो होता है आपका एनालॉजी, तुल्य रूपता। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और अब मुझे लगता है इसको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर टीचर पढ़ाना तो जाती है क्या, परमाणु की संरचना, परमाणु दिखते थोड़ी हैं, अब उसको पढ़ाने के लिए टीचर जो है, जो बच्चे को पहले से ही पता है, जैसे टीचर कहेगी जो सोलर सिस्टम है वो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियर की तरह हम उसको मान लेंगे, और यहाँ पर जो प्लैनेट हैं वो क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। तो कक्षा में उसने कहा कि विशालकाय जो केंद्रक है वो सूर्य है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रह से उसकी तुलना कर रही है। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए किसी और चीज़ों का टीचर प्रयोग कर रही है तो ये यहाँ पर कहलाता है आपका एनालॉजी, तुल्य रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर एसेसिंग साइंस स्टूडेंट ऑन देयर वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। विज्ञान के विद्यार्थियों को उनकी ईमानदारी के मूल्य को परखने का निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त सूचक कौन सा है, ये हमको बताना है। तो हमें ऑनेस्टी देखनी है बच्चे की, उसी के रिगार्डिंग हमें ऑप्शन यहाँ पर बताना है। कोलैबोरेट एंथोसियास्टिकली इन ग्रुप एक्टिविटी डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट, अवरोधों के बावजूद समूह में क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक सहयोग करना। देखिए ये तो यहाँ पर उनके कोऑर्डिनेशन को दिखा रहा है कि उनमें मतभेद हैं फिर भी वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऑनेस्टी नहीं दिख रही। तो ऑप्शन नंबर तो 1 यहाँ से बाहर हो गया। रिपोर्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा डिस्पाइट द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी दिख रही है कि अप्रत्याशित परिणामों के बावजूद भी जो असल प्रायोगिक आंकड़े हैं वो बच्चा दिखा रहा है, तो बच्चा यहाँ पर अपनी ईमानदारी शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी अगर मैं थर्ड को देखूँ, रेस्पॉन्ड एक्टिवली टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सक्रियता से उत्तर देना। तो यहाँ पर तो बच्चों की एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, उनकी सक्रियता जो है वो दिख रही है, ना कि ऑनेस्टी दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ऑल द फॉलोइंग कैन बी गिवन एज आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द नीड टू इंश्योर द हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एक्सेप्ट, विज्ञान पाठ्यचर्या की ऐतिहासिक वैधता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के समर्थ में निम्न में से सभी तर्क दिए जा सकते हैं सिवाय। देखिए हिस्टोरिकल वैलिडिटी जो है साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो हिस्ट्री है वो हमें दिखाती है कैसे पहिए से आज हम कहाँ तक के आविष्कार पर आ गए, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे जो मानव है वो साइंस में जो है आगे विकास करता चला गया। तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है साइंस में। तो हमें बताना है कौन से पॉइंट यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट नहीं करता वो हमें यहाँ पर बताना है। एक्सेप्ट वाला पॉइंट जो है हमें यहाँ पर बताना है। ये जो साइंस कैरिकुलम होता है, साइंस की जो वैलिडिटी होती है साइंस कैरिकुलम में, वो हेल्पफुल है किसमें, इन एप्रिशिएटिंग द इवॉल्विंग एंड डायनामिक नेचर ऑफ साइंस। बिल्कुल विज्ञान की जो विकासशील और गतिशील प्रकृति की सराहना है करने में सहायता होता है। जैसे अब मैंने अभी बताया कैसे पहिए से हम एरोप्लेन तक पहुँचे, तो उसमें जो विज्ञान की विकासशील और गतिशील प्रकृति है उसकी सराहना करने में जो है ये जो ऐतिहासिक वैधता है हमारे पाठ्यक्रम में वो उसमें मदद करती है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर सही हो गया। हेल्पफुल इन एप्रिशिएटिंग द साइंस इज अनअफेक्टेड ऑफ सोशल फैक्टर, ये यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है। देखिए हिस्ट्री हमें दिखाती है कि विज्ञान समाज के साथ चलती, जैसे जैसे समाज में विकास होता चला गया वैसे वैसे विज्ञान में परिवर्तन आता चला गया। सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता है, यह सराहना करने में सहायक होगा। ये यहाँ पर गलत है। सामाजिक कारकों से विज्ञान अछूता नहीं है, अनअफेक्टेड नहीं है, उससे इफेक्ट करता है। विज्ञान की प्रकृति ये है कि वो सोशल एंडीवर है, सोशल जो फैक्टर हैं उनसे इफेक्ट करे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो ये सोसाइटी के जो मुद्दे हैं उनसे विज्ञान रिलेट करती है, और ये यहाँ पर निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा यहाँ पर जो है वो आंसर होगा। बाकी हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग साइंस एज अ ह्यूमन एंटरप्राइज, विज्ञान एक मानव संसाधन उद्यम है, क्योंककि मानव जो है वही चीज़ों का विकास कर रहा है। जैसे पूरी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मानव को ही फोकस करके दिखाया गया कि कैसे वो विकास करता चला गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके लिए सहायक है। हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग दैट साइंस हैज़ बेनिफिटेड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, विज्ञान विभिन्न संस्कृतियों से लाभान्वित हुआ है, यह पहचानने में सहायता करता है। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स वगैरह जो हैं वो कैसे जो है साइंस को बेनिफिट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं।
वो कैरिकुलम में साइंस की चीज़ों को जानने में मदद करते हैं। तो सेकंड फैक्टर ही जो है यहाँ पर नेगेटिव है, तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर इन अपर प्राइमरी क्लास। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के शिक्षकों द्वारा निम्न में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम जो प्रथा है वो नहीं है, वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, बिल्कुल ये बात सही है। तकनीकी पद और परिभाषाएं प्रस्तुत करने से पहले जो संप्रत्यय समझ है उसका निर्माण करना, ये बिल्कुल सही होगा। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर डालना पहले, बाद में टेक्निकल टर्म्स जो है वो सब समझाना, तो ये तो सही है। एम्फेसाइजिंग दैट साइंटिफिक टर्म कैरी द सेम मीनिंग एज दे डू इन एवरी डे लाइफ, ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। यह बात पर बल देना कि वैज्ञानिक पक्षों का दैनिक जीवन में भी समान अर्थ है। देखिए, ऐसा नहीं होता। जो साइंटिफिक टर्म होता है, जो चीज़ें डेली लाइफ में हो रही हैं उससे वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये जो है उस पर एम्फेसाइज कर रही है टीचर, नहीं, ये जो है यहाँ पर सही मेथड नहीं होगा। बाकी सिटी एग्जाम्पल फ्रॉम अर्बन रूरल एज वेल एज ट्राइबल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए शहरी, ग्रामीण और जनजातीय संदर्भों के उदाहरण का उल्लेख करना, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें टीचर क्या एग्जाम्पल दे रही है अलग अलग सिटीज़ के और उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट को समझा रही है। पेइंग अटेंशन टू स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनकी संप्रत्यय गलतफहमियां हैं उन पर टीचर ध्यान दे रही है और उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं डिजायरेबल प्रैक्टिस होंगी जो टीचर को करनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। टीचर बल दे रही है किस पर, साइंटिफिक टर्म पर, कि उनका सेम मीनिंग होता है एज दे डू इन एवरीडे लाइफ। इस बात पर बल देना कि वैज्ञानिक जो पक्ष हैं उनका दैनिक जीवन में भी समान अर्थ होता है, यही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमने पेडागोजी के सारे क्वेश्चन देखे, कंटेंट के सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।